हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर गाइज। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है गाइज, वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, इन सारे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का काम किसका यूज़ करके, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। ओके, ये जो सेपरेशन है गाइस, वो साइज के बेस पे भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे भी हो सकता है, स्ट्रक्चर के बेस पे भी हो सकता है और कन्फर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल के बेस पे भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि पेज का फुल फॉर्म होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, पेज का पेज जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको हम डीएनए के सेपरेशन के लिए, जिसका साइज जो है वो स्मॉल हो, ठीक है, और प्रोटीन सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो पेज है, इसके अंदर हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज़ करते हैं और मेनली अगर हम बात करें तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा प्रोटीन के सेपरेशन के लिए किया जाता है। वैसे डीएनए के स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स को भी इसके द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। ओके, ये जो पेज है, ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो गया एसडीएस पेज और दूसरा हो गया नेटिव पेज। एसडीएस पेज के बारे में जो है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एसडीएस का मतलब क्या हुआ गाइस, एसडीएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ओके, और पीज का मतलब पॉली एक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे हम एक तो एसडीएस का यूज़ करते हैं। एसडीएस का यूज़ क्यों करते हैं, क्या काम होता है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और पीज यानी कि पॉली एक्रेलामाइड जेल का यूज़ करते हैं इस टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक के अंदर। ठीक है, आपको पता चल गया इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम आरएनए, डीएनए, प्रोटीन को सेपरेट करने का काम करते हैं और किसका यूज़ करके, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या कर रहे हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, एसडीएस पीज। ओके, it is an electrophoresis technique which is used to separate proteins on the basis of their size and molecular weight। एक ऐसी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है एसडीएस पे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। किसके बेस पे, उसकी साइज के बेस पे, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। ओके, टू परफॉर्म दिस टेक्निक फर्स्ट वी प्रिपेयर द जेल। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जेल को प्रिपेयर करेंगे। बिकॉज द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इज डन इन द जेल इटसेल्फ। क्योंकि ये जो प्रोटीन का सेपरेशन होना है, ये किसके अंदर होगा, जेल के अंदर होगा। एंड वी प्रिपेयर आवर सैम्पल, वॉट एवर सैम्पल वी वॉन्ट टू आइसोलेट। जेल का प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद में हम सैम्पल को प्रिपेयर करेंगे, जिस भी सैम्पल को हमें आइसोलेट करना है या सेपरेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जेल प्रिपरेशन से पहले हम थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके अंदर हमें जेल को पोर करना होता है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, देयर आर 2 ग्लास प्लेट्स इन द इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर 2 ग्लास प्लेट होगी। आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि वो ग्लास प्लेट कैसे लगी हुई होती है। ठीक है, वी पुट द ग्लास प्लेट इन द कास्टिंग फ्रेम। अब ये जो 2 ग्लास प्लेट है, इनको हमने कास्टिंग फ्रेम के अंदर क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, देन पुट द कास्टिंग फ्रेम ऑन द कास्टिंग स्टैंड। अब ये जो कास्टिंग फ्रेम था, इसको किसके ऊपर रख दिया, कास्टिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। आफ्टर दिस keep a comb in the middle of the glass plate and mark about 1 centimeter below the comb।
आप इस थ्योरी को पढ़ना, उसके बाद में मैं वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में हमने क्या किया, ये जो 2 ग्लास प्लेट है इनके बीच में हमने क्या रख दिया, एक कॉम्ब रख दिया, और हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर के नीचे तक, कॉम्ब के 1 सेंटीमीटर नीचे तक हमने एक मार्क कर दिया, क्योंकि ये जो मार्क किया है यहाँ तक ही हमें रिजॉल्विंग जेल को प्रिपेयर करने के बाद में पोर करना है। ठीक है, अब ये रिजॉल्विंग जेल होता है, ये 2 टाइप के जेल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक तो होता है स्टैकिंग जेल और दूसरा रिजॉल्विंग जेल। अभी हम देखते हैं ये कैसे क्या होता है आगे आने वाली स्लाइड में। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी चेक दैट देयर इज़ नो लीकेज बिटवीन दीज 2 ग्लास प्लेट्स। इसके बाद में ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम रेडी कर रहे हैं ऐसे ग्लास प्लेट वगैरह सेट वेट करके। तो उसके बाद में जब पूरा सेटअप हो गया तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो 2 ग्लास प्लेट है इनके बीच में कोई लीकेज तो नहीं है। ठीक है, अगर लीकेज हो तो हम रीअसेंबल कर लेंगे इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, इन ग्लास प्लेट्स को। ठीक है, जब लीकेज नहीं होगा देन हम यहाँ पे इनके अंदर जेल को अप्लाई करेंगे या फिर पोर करेंगे जेल को बिटवीन द ग्लास प्लेट्स। ओके, सो यहाँ पे गाइज आप देखो हम 2 टाइप का जेल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम रिजॉल्विंग जेल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम स्टैकिंग जेल को प्रिपेयर करेंगे और देन हम सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला ये रिजॉल्विंग जेल प्रिपेयर होगा, स्टैकिंग जेल प्रिपेयर होगा और सैंपल का प्रिपरेशन होगा। ठीक है, जो सेपरेशन होगा ना गाइज सैंपल का या प्रोटीन का, वो रिजॉल्विंग जेल में होगा। ओके, स्टैकिंग जेल को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारा प्रोटीन है वो रिजॉल्विंग जेल तक इजीली यहाँ तक पहुँच सके। सो हमारे पास में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्टैकिंग जेल, रिजॉल्विंग जेल और हमारे सैंपल यानी प्रोटीन के प्रिपरेशन के लिए। तो स्टैकिंग जेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, एक्रेलामाइड चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्रेलामाइड लेते हैं वो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ही लेस होता है। ठीक है, कम होता है एक्रेलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा हम लेते हैं ट्रिस HCl जिसका pH होगा 6.8। देन हम SDS लेते हैं यानी सोडियम डोडेसाइल सल्फेट लेते हैं। इनका एक एक का क्या काम है यहाँ पे वो भी हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद में हम DH2O लेते हैं और फिर हम इसमें APS और टिमिड को ऐड करते हैं। यहाँ पे जो APS और टिमिड जो है वो पॉलीमराइजेशन का काम करता है। जैसे ही हम इसको ऐड कर देंगे तो जो जेल है वो क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। ओके, सो स्टैकिंग जेल के लिए हम ये सारी चीज़ें मिक्सअप करते हैं इसी सीक्वेंस में कि पहले एक्रेलामाइड कम कंसंट्रेशन के साथ में लिया, फिर उसमें ऐड किया ट्रिस HCl जिसका pH 6.8 है, फिर ऐड किया STS, फिर ऐड किया DH2 यानी डिस्टिल वाटर एंड फिर ऐड किया APS और टिमिड। ठीक है, देन हम रिजॉल्विंग जेल की बात करें तो हमें रिजॉल्विंग जेल को प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक्रेलामाइड चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, एक्रेलामाइड का मोर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला एक्रेलामाइड यहाँ पे लेंगे। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे ट्रिस HCl। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे ये जो ट्रिस HCl का pH है वो 8.8 होगा, जबकि स्टैकिंग जेल में जो ट्रिस HCl का जो pH है वो 6.8 था। ठीक है, उसके बाद में हम सेम SDS ऐड करेंगे, फिर DH2 ऐड करेंगे, देन APS और टिमिड को ऐड कर देंगे। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ भाई, स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल में डिफरेंस यही है, एक तो एक्रेलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है और रिजॉल्विंग जेल में ज़्यादा है। दूसरा, ट्रिस HCl का pH स्टैकिंग जेल में कम है 6.8 है और रिजॉल्विंग जेल में 8.8 है। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ये जो एक्रेलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं ये कहाँ काम आएगा भाई, ये पोर्स बनाने में काम आएगा। जैसे ये जो पोर साइज होता है जिसकी वजह से वो हमारा प्रोटीन जो है वो इनमें से आएगा। ठीक है, इनको क्रॉस करके। अब अगर स्टैकिंग जेल में कॉन्सेंट्रेशन लेस है तो क्या होगा, पोर साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, और रिजॉल्विंग जेल की अगर बात करें तो पोर साइज बहुत छोटा होता है, आप इससे भी छोटा बना दो।
ये देखो अब अभी बहुत छोटा हो गया, इसके कंपैरिजन में ये वाला बहुत छोटा हो गया पोर साइज और इसका बड़ा है, यानी इस जेल में से तो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी पास आउट हो सकते हैं, जबकि रिजॉल्विंग जेल में से जो पतले या फिर लीनियर बोल सकते हैं वही जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से पास आउट होंगे, ठीक है। या फिर जिनका हाई वेट है वो क्या होगा कि वो स्लोली मूव करेंगे यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे स्टैकिंग जेल प्रिपेयर हुआ, रिजॉल्विंग जेल प्रिपेयर हुआ, देन हम सैंपल को भी प्रिपेयर करते हैं। जिस भी प्रोटीन को, जिस भी सैंपल को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है, तो उसमें ब्रोमोफेनॉल ब्लू डाई ऐड कर देंगे। ये डाई, इसके अलावा कुछ और डाई भी आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये डाई इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब सेपरेशन हो तब हमें अलग से हमारे सैंपल को, हमारे प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये प्रोटीन यहाँ पे है। मान लो ये ब्लू डाई है तो हमारा जो प्रोटीन आगे जाएगा रिजॉल्विंग जेल में, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक कौन से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हम ट्रिस HCl ऐड करते हैं जिसका pH जो है 6.8 होता है, देन STS ऐड करते हैं, देन DS2 ऐड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को ऐड किया जाता है। अब बीटा मरकैप्टो इथेनॉल जो है वो क्या काम करता है भाई, ये जो प्रोटीन है उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है और जो प्रोटीन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। वरना नॉर्मली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी या टर्सरी में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा तो रिजॉल्विंग जेल में पोर साइज थोड़ा कम है तो हमें तो प्रोटीन जो वो लीनियर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और देन यहाँ पे हम इसके अंदर ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं, ओके। तो इस तरह से हमारे पास में स्टैकिंग जेल हो गया, रिजॉल्विंग जेल हो गया और सैंपल भी प्रिपेयर हो गया। देन रनिंग बफर को तैयार करते हैं जिसके अंदर ग्लाइसिन ऐड किया जाता है। ट्रिस HCl का जो pH है वो 8.3 रखा जाता है। SDS को ऐड किया जाता है और डिस्टिल्ड वाटर को ऐड किया जाता है। ये रनिंग बफर तैयार किया जाता है, ओके। सो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वी प्रिपेयर रिजॉल्विंग जेल और प्रिपेयर सेपरेटिंग जेल, क्योंकि रिजॉल्विंग जेल को ही हम क्या बोल सकते हैं, सेपरेटिंग जेल बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक एक चीज़ें जो हमने ऐड की वो क्या काम करती हैं वो हम देख लेते हैं भाई। देखो SDS क्यों ऐड करते हैं भाई, जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, तो उसके अंदर जो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक करने का काम करता है कौन, SDS क्या है, एक डिटर्जेंट है, ओके। और वो खुद प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन के जो एमिनो एसिड है उसके ऊपर अटैच हो जाएगा और एक SDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि SDS जो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये प्रोटीन को भी कैसा बना देगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बना देगा। देयरफॉर SDS breaks the hydrophobic interaction and hydrogen bonds while the disulfide bridge stay intact। जो डाइसल्फाइड ब्रिज जो होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वो SDS जो है वो उसको क्लीव नहीं करेगा, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को वो ब्रेक नहीं करेगा। वो सिर्फ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ही ये SDS प्रोटीन में क्या करता है, ब्रेक करता है। सो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग इज कोवेलेंट, क्योंकि जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है वो कैसी है, कोवेलेंट है, जबकि SDS जो है वो क्या, कौन से बॉन्ड क्लीव करता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड क्लीव करता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है प्रोटीन में ये कैसे है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि SDS क्या कर देगा, क्लीव कर देगा एंड इज नॉट डिसरप्टेड बाई SDS। सो ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग डिसरप्टेड नहीं होगी SDS से। तो इसके लिए हम आगे एक और इंग्रेडिएंट जो कि हम प्रोटीन के अंदर ऐड करते हैं वो इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है, और प्राइमरी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाता है उसकी वजह से। सो SDS जो है वो क्या है, एक डिटर्जेंट है, ओके। क्या फंक्शन है भाई इसका, ब्रेक द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड्स ऑफ द प्रोटीन विद इन ए, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, वन मॉलिक्यूल ऑफ SDS बाइंड एवरी 2 एमिनो एसिड ऑफ द प्रोटीन। अब जो प्रोटीन के 2 एमिनो एसिड है उसके साथ में एक SDS का मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर जाएगा और जो SDS के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो
प्रोटीन के ऊपर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। SDS इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द जेल टू मेक श्योर दैट वंस द प्रोटीन आर लीनियराइज्ड दे स्टे दैट वे थ्रू आउट द रन। तो हमने क्या देखा था कि SDS को हमने रिजॉल्विंग जेल में भी ऐड किया था, SDS को हमने स्टैकिंग जेल में भी ऐड किया था, ठीक है, और एसटीएस को हमने सैंपल प्रिपेयर करते टाइम भी ऐड किया था। तो जब सैंपल में हम इसको डालते हैं, ठीक है, प्रोटीन होता है हमारा सैंपल में, तो तब ये क्या कर देता है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और प्रोटीन को एक लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिजॉल्विंग जेल है, स्टैकिंग जेल है, अब यहाँ से होते हुए हमारा सैंपल गुजरेगा, तो उस टाइम पे ये श्योर हो कि भाई उस टाइम पे भी प्रोटीन जो है वो लीनियर ही स्ट्रक्चर में रहे। तो इसलिए हम रिजॉल्विंग जेल में भी और स्टैकिंग जेल में भी किसका यूज़ करते हैं, किसको ऐड करते हैं, SDS को ऐड करते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं भाई, यहाँ पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को यूज़ किया जाता है, ये करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक। ओके, तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल इज यूज टू रिड्यूस द डाइसल्फाइड बॉन्ड इरिवर्सिबली डीनेचर द प्रोटीन, और ये क्या कर देगा, प्रोटीन की जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और इसके जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो प्रोटीन सैंपल है हमारा, उसमें हम एक तो SDS को यूज़ करते हैं जो कि नॉन कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर देता है, क्लीव करता है, और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल जो है वो हमारे प्रोटीन को में डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्लीव कर देता है, और इसके मेन काम क्या होता है भाई, प्रोटीन को एक लीनियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, और SDS का काम होता है लीनियर के साथ साथ में नेगेटिव चार्ज जो है इस प्रोटीन के ऊपर आ जाए, और SDS इसके साथ में बाइंड हो जाता है, तो SDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। और ये पूरे टाइम कैसा होगा, ये SDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पूरे टाइम में नेगेटिव होगा, चाहे वो स्टैकिंग जेल से होके गुजरे या फिर रिजॉल्विंग जेल से होके गुजरे। देन हमने देखा कि भाई हम उसके बाद में APS और टिमिड को ऐड करते हैं। APS का मतलब क्या हुआ, अमोनियम पर सल्फेट। सो टिमिड का मतलब है टेट्रा मिथाइल टेट्रामिथाइलिन डाईएमाइन, ठीक है, टिमिड का ये पूरा नाम होता है। टिमिड जो है वो एक कैटालिस्ट की तरह यूज किया जाता है फॉर जेल पॉलीमराइजेशन इन SDS पेज। SDS पेज जो टेक्निक है उसके अंदर जेल पॉलीमराइजेशन के लिए एज ए कैटालिस्ट इसको यूज किया जाता है। इट इज़ फ्री रेडिकल स्टेबलाइजर विच वर्क्स अलॉन्ग विद APS। ये क्या है, एक फ्री रेडिकल स्टेबलाइजर है जो कि किसके साथ में काम करता है, APS के साथ में काम करता है, और APS क्या होता है, अमोनियम पर सल्फेट होता है, ओके। APS provide free radical and timid stabilize them in order to add better polymerization to acrylamide gel। अब ये मेन काम क्या होता है भाई, APS और टिमिड का, जो हमारा जेल है उसको पॉलीमराइज करना, मेन काम यही होता है। और हमारे पास में कौन सा जेल है, एक्रेलामाइड जेल है, ठीक है, पॉली एक्रेलामाइड जेल है। वो एक्रेलामाइड जेल बाद में क्या हो जाएगा, पॉली एक्रेलामाइड जेल हो जाएगा, उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। देन ग्लिसरोल हमने किस में ऐड किया था, रनिंग बफर में यूज़ किया था, ठीक है। इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सैंपल, सैंपल की विस्कोसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। स्टेबलाइज प्रोटीन बाय प्रेफरेंशियल हाइड्रेशन, और जो हाइड्रेशन है उससे स्टेबलाइज करता है इसको, प्रोटीन को। ट्रिस HCl बफर सॉल्यूशन इन विच PS इज मेंटेन्ड बाय ट्रिस हाइड्रोक्सीमिथाइल एमिनो मीथेन एंड HCl सॉल्यूशन। अब ट्रिस HCl का काम ये होता है कि भाई ये जो है वो pH को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, और ट्रिस HCl से हमें क्लोराइड आयन भी मिलते हैं। हमने देखा भाई रिजॉल्विंग जेल प्रिपेयर हो गया, स्टैकिंग जेल प्रिपेयर हो गया, सैंपल का प्रिपरेशन हो गया। देन नेक्स्ट क्या होगा कि हम मैकेनिज्म को परफॉर्म करेंगे, SDS पेज मैकेनिज्म फॉर प्रोटीन सेपरेशन। प्रोटीन की सेपरेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं SDS पेज मैकेनिज्म को। अब क्या मैकेनिज्म है इसका वो हम देखते हैं।
देखो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने तैयार किया था। यहाँ पे तो हमारा बफर है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये 2 ग्लास प्लेट्स है गाइस, इसमें रखी हुई हैं। यहाँ तक हमने उसमें ऐड किया था मार्क, और इस मार्क तक हमने रनिंग जेल को पोर कर दिया, और देन इसके ऊपर का जो मार्क है, मार्क के ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे हमने स्टैकिंग जेल को पोर किया। अब यहाँ पे कॉम रखा हुआ था, कॉम रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया, वेल्स वेल्स ये क्रिएट हो रखे हैं, आप देख रहे हो है ना, ये वेल्स बने हुए हैं। अब इन वेल्स के अंदर क्या डाला हमने, हमारे सैंपल को डाला, ठीक है, हमारे सैंपल को लोड कर दिया इन वेल्स के अंदर। तो आप देख रहे हो पहले हमने नीचे रनिंग जेल यानी कि हमारे रिजॉल्विंग जेल को यहाँ पे डाला, पोर किया, फिर हमने यहाँ इस एरिया में स्टैकिंग जेल को पोर किया, और ये जो वेल्स बने हैं कॉम्ब की वजह से यहाँ पे हमने हमारे सैंपल को लोड कर दिया। अब ये जो पूरा का पूरा अपैरेटस है, यहाँ पे ये देखो ये 2 ग्लास प्लेट्स हैं, ओके। तो ये हमारा इस साइड में तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इस साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो हमारे पास में जितनी भी चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास में क्लोराइड आयन है, एक हमारे पास में ग्लाइसिन है, ठीक है, ग्लाइसिन है, और हमारा SDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अब ये तीनों ही क्या है भाई, क्लोराइड आयन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। अब कौन सा कैसे यहाँ पे आगे मूव करेगा वो हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। एक तो ये बेसिक चीज़ है, पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारा इस तरह से है कि ये पीछे वाले स्लाइड में हम ऊपर से नीचे देख रहे थे, तो ये हम थोड़ा सा हमने अपैरेटस को ऐसे सेट कर लिया कि ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे हमारा कैथोड लगा हुआ है, और ये नीचे पॉजिटिव यानी एनोड लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लिड को बंद करने के बाद में पावर सप्लाई करते हैं, और पावर सप्लाई करते हैं तो यहाँ जो वेल्स में हमारा सैंपल है, ये सैंपल क्या करेगा, नीचे की साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। नीचे की साइड में मूव क्यों करेगा, क्योंकि हमारा जो सैंपल है यानी हमारा जो प्रोटीन SDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ना, तो ये नीचे की साइड में मूव करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा पीछे वाली स्लाइड में कि हमारे पास में ग्लाइसिन और क्लोराइड आयन भी है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो भी इसके साथ में मूव करते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बता रही थी मैं कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे, वो तो ऊपर रह जाएंगे यानी वो स्लो मूव करेंगे, लेकिन जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे यानी नीचे की साइड में जल्दी मूव करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड में आ जाएंगे। और यहाँ पे ये बैंड्स देख रहे हो आपको, यहाँ पे ऐसे ब्लू डाई हमने ऐड की थी तो ये ब्लू बैंड्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो प्रोटीन है वो तो स्लो मूव करते हैं, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला या फिर जिनका साइज़ कम है वो नीचे फास्ट मूव करते हैं और नीचे की साइड में जल्दी आ जाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। सो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि सबसे पहले ये जो हमारा स्टैकिंग जेल है, स्टैकिंग जेल की अगर बात करें तो स्टैकिंग जेल में क्या होगा, सबसे पहले आगे भाग के जाएगा क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देन जाएगा हमारा SDSPs, और देन हमारा जो ग्लाइसिन है वो जाएगा। अब यहाँ पे ग्लाइसिन जो है वो नेगेटिवली चार्ज तो है लेकिन वो स्लाइटली बेसिक है, ओके। बेसिक क्यों है भाई, यहाँ पे जो स्टैकिंग जेल का पीएच था वो कितना है, 6.8 है, और यहाँ पे ये पीएच जो है वो 8.8 है। और ये जो ग्लाइसिन है वो क्या है, एक ज्वीटर आयन है, और इसका जो पीआई वैल्यू है ग्लाइसिन का वो होता है 5.97। और पीआई वैल्यू क्या होता है, ऐसा वैल्यू जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता, नो चार्ज, ठीक है। तो ग्लाइसिन का ऐसा पीएच जहाँ पे वो कोई चार्ज कैरी नहीं करता वो पीएच कौन क्या है, 5.97 है। अब ये 5.97 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है ये पीएच, है ना, तो यहाँ पे ये हल्का सा ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई पीएच में जाने लग जाएगा यानी 8.8 में जाएगा, तब ये बहुत ज़्यादा चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
तो इस वजह से यहाँ पे स्टैकिंग जेल में तो क्या हो रहा था भाई, आप यहाँ देखिए स्टैकिंग जेल में, ये स्टैकिंग जेल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला पोर्शन सबसे फास्ट जा रहा है क्लोराइड आयन, देन उसके बाद में जा रहा है एसटीएस प्रोटीन, और देन उसके बाद में मूव कर रहा है ग्लाइसिन जो कि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अभी स्टैकिंग जेल में सबसे कम नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंटर किया तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, क्लोराइड आयन सबसे पहले एंटर किया रिजॉल्विंग जेल में, फिर एसटीएस प्रोटीन एंटर किया, फिर ग्लाइसिन एंटर किया। लेकिन यहाँ पे आगे मूव कैसे करेंगे, क्लोराइड आयन तो सबसे ज़्यादा चार्ज्ड है, ठीक है, वो सबसे आगे जाएगा। देन यहाँ पे ये जो ग्लाइसिन का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि ये पीएच है यहाँ पे 8.8 आ गई है इस वजह से। और जो हमारा बाद में ये आगे चले जाएंगे और हमारा जो बाद में एसटीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे मूव करता रहेगा यहाँ पे। और धीरे धीरे मूव क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोर साइज़ है वो ये वाले के कंपैरिजन में ये वाला कम है पोर साइज़, तो वो प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे आगे मूव करता है। अब आगे मूव कैसे करेगा भाई, कि जो सबसे ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट का होगा वो तो स्लो मूव करेगा, वो तो यहीं आसपास रह जाएगा। हमने ब्लू डाई ऐड की थी भाई, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले तो यहाँ यहीं रह जाएंगे, यानी वो स्लो मूव करेंगे। जो लो मॉलिक्यूलर वेट है या जिनका साइज़ कम है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, यानी वो फास्ट मूव करेंगे। और इस तरह से साइज़ और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हमें प्रोटीन का सेपरेशन मिल जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है प्रोटीन के सेपरेशन के लिए, और मेनली जो है वो हम एसडीएस पेज को यूज़ करते हैं प्रोटीन के सेपरेशन के लिए मेनली, ठीक है। इसके अलावा डीएनए के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए भी, यानी डीएनए के स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके सेपरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म था गाइज, आई होप सबको समझ में आया होगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में भी वही चीज़ बताई गई है भाई, प्रोटीन विद लेस मॉलिक्यूलर वेट ट्रेवल मोर क्विकली थ्रू द जेल देन दोज विद मोर मॉलिक्यूलर वेट। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो जल्दी ट्रेवल करते हैं जेल के अंदर। तो ये हमारा सैंपल हमने इन वेल्स में डाला था, ठीक है। Protein sample and marker loaded in vertical SDS space system. Direction of migration of sample in vertical SDS space system, यानी डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन SDS पेज जेल आफ्टर कोमेसिव ब्लू स्टैनिंग, इसकी जगह हमने दूसरी वाली डाई रखी थी, ठीक है। लेकिन हमारी जो डाई है वो क्या थी, ब्लू ही थी। ब्रोमोफिनोल हमारा ब्लू डाई था, तो हमने उससे इसको स्टैन किया था और इस वजह से ये हमारे जो प्रोटीन है ब्लू ब्लू वाले दिख रहे हैं, कि इस तरह से हमें अलग से हमारा प्रोटीन दिख जाता है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, इसीलिए डाई से उनको स्टेन किया जाता है, डाई का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो गाइज ये एसटीएस पेज का मैकेनिज़्म है, जो चीज़ अभी हम पढ़ के आए हैं, जो चीज़ मैंने पीछे समझाई थी आपको वही यहाँ पे थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि वापस देख लेते हैं, देख तो लिया ही एक बार। तो आफ्टर लोडिंग द सैंपल आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ट्रिस HCl मेंटेन्स द pH एंड गिव क्लोराइड आयंस। अब हमने क्या किया था, सैंपल को लोड कर दिया था वेल्स में, और वेल्स में लोड करने के बाद में हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की सिस्टम को, ओके। देन ये जो ट्रिस HCl है ये क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा और हमें क्लोराइड आयन दे देगा। इसके अलावा हमारे पास में क्या है, एसटीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। वी गेट ग्लाइसिन फ्रॉम ट्रिस ग्लाइसिन जिसका न्यूट्रल पीएच होता है 5.8 या 5.7 भी मान सकते हो, 5.8 के आसपास ही होता है न्यूट्रल पीएच, यानी यहाँ पे इसका पीआई वैल्यू जो है वो 5.8 होता है। When the process is run, chloride ion move fast because they are negatively charged and move fast toward the positive electrode. तो जब हम प्रोसेस को रन करते हैं तो सबसे पहले
हम क्या देखते हैं भाई, स्टैकिंग जेल में क्लोराइड आयन सबसे आगे जा रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। एसडीएस प्रोटीन उसके बाद में मिडल में रहेगा, ग्लाइसिन जो है वो स्लो मूव करेगा स्टैकिंग जेल के अंदर। क्लोराइड आयन ग्लाइसिन स्टैक द प्रोटीन, प्रोटीन को अपने बीच में रखता है, प्रोटीन को ग्लाइसिन और क्लोराइड जो है वो अपने बीच में रखते हैं, ठीक है। द प्रोटीन रिमेन्स इन द मिडल, सो हमारा जो प्रोटीन है इन दोनों के बीच में रह जाता है, सो दैट द प्रोटीन प्रेजेंट इन द सैंपल आर रिच्ड ऑन रिजॉल्विंग जेल। तो इस तरह से प्रोटीन जो है, हमारा जो सैंपल है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, रिजॉल्विंग जेल तक पहुँच जाता है। अब आगे की प्रोसेस कहाँ होगी, रिजॉल्विंग जेल में होगी। ये वाला पूरी कहानी थी स्टैकिंग जेल की। सो व्हेन क्लोराइड आयन रीचेज फर्स्ट इन रिजॉल्विंग जेल एंड आफ्टर दैट ग्लाइसिन रीचेज इन द रिजॉल्विंग जेल, आफ्टर दैट एसटीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो कैसे आया भाई, सबसे पहले रिजॉल्विंग जेल में एंट्री किसने मारी, क्लोराइड आयन ने, फिर किसने एंट्री मारी, ग्लाइसिन ने, फिर लास्ट में धीरे धीरे आ रहा है एसटीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हमारा। सॉरी, ये रिजॉल्विंग जेल में आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन एंट्री किसने करी है भाई, एंट्री करी है सबसे पहले क्लोराइड आयन ने, ओके। क्योंकि बाद में ये ग्लाइसिन जो है आगे जाके क्या होगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू एसटीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सो एसटीएस पेज कॉम्प्लेक्स का सबसे स्लो मोमेंट होता है किसके अंदर, रिजॉल्विंग जेल में, और सबसे हाईएस्ट मोमेंट किसका होगा, क्लोराइड आयन का, उससे कम होगा ग्लाइसिन का, और उससे भी कम होगा एसटीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का। सो यहाँ पे ग्लाइसिन और क्लोराइड आयन फास्ट मूव करते हैं रिजॉल्विंग जेल में, एसटीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो स्लोली मूव करता है रिजॉल्विंग जेल में। स्मॉल साइज का जो प्रोटीन है वो फास्ट मूव करेगा रिजॉल्विंग जेल में, और लार्ज साइज का जो मॉलिक्यूल है वो स्लोली मूव करेगा, बिकॉज हेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्रेलामाइड इज लेस। यहाँ पे एक्रेलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लेस होता है। ड्यू टू लेस कॉन्सेंट्रेशन द पोर साइज इज लेस। तो यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, इसमें क्या होगा, रिजॉल्विंग जेल का कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे एक्रेलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन रिजॉल्विंग जेल में ज़्यादा लिया था, यानी हाई लिया था, तो मोर कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। ये लेस नहीं होगा, मोर कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो क्या होगा, पोर साइज लेस होगा, ओके। स्टैकिंग जेल का पोर साइज ज़्यादा होता है, लेस कॉन्सेंट्रेशन स्टैकिंग जेल में होता है। इन दिस वे द प्रोटीन गेट्स सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, और इस तरह से हमारा जो प्रोटीन है, हमारा जो सैंपल है, साइज और मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रोटीन फोल्डेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या होता है भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर में। अब इन डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करना है, हमें क्लीव करना है, तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे मरकैप्टो इथेनॉल का यूज़ करते हैं, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और प्रोटीन को एक लीनियर स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और आगे जाके ये जो सॉरी एसडीएस ऐड किया जाता है, ये क्या करता है, नॉन कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसको भी क्या करेगा, क्लीव कर देगा। तो हमारा जो प्रोटीन है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर में होगा या प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो ये मार्कर्स हमें दिखने को मिल जाएंगे, ये सारे लीनियर होंगे इस तरह से। और एसटीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड में मूव कर पाएंगे, ठीक है। और एक पॉइंट और हमने देखा, एक एसटीएस का मॉलिक्यूल 2 एमिनो एसिड के साथ में बाइंड करता है, ओके, एमिनो एसिड के साथ में बाइंड करता है, ओके। तो ये पूरा का पूरा था एसटीएस पीज के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड इसी में आ जाता है, पीज यानी सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। सो उम्मीद करती हूँ गाइज आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और इसका जो पीडीएफ है
वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी जितने भी टॉपिक करवा रखे मैंने उन सब का PDF जो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो दूसरा टाइप है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।